Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video, we are going to see 28 January के मेगा क्विज. तो 28 जनवरी को देर वॉज अपना नॉर्मल वीकली क्विज जो 2 to 3 PM में होती है एंड ऑल्सो मंथली क्विज जो मेगा क्विज 3 to 4 PM में होती है. ऑलराइट, सारे सॉल्यूशंस देखने वाले हैं बट एज यूजुअल यूट्यूब पे कुछ ही गिने चुने सॉल्यूशंस डालने वाले हैं बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द वीडियो. सारे सॉल्यूशंस आपको हमारे बोधी ट्री tbtprep.com पे वहां पे मिल जाएंगे. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी. ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो एज यूजुअल आज देम. यूट्यूब पे आए तो कमेंट्स में पूछिए, प्लेटफॉर्म पे आए तो डिस्कशन में पूछिए. ऑलराइट, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. बिफोर स्टार्टिंग आउट सारे क्वेश्चंस देख लो, मतलब तुम सॉल्व कर पाओगे. मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का स्टैंडर्ड लग रहा है. पर्सन पीआई अपना सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोबेबिलिटी का लग रहा है स्टैंडर्ड. ऑलराइट, ये तुम्हारा क्वांटिटेटिव कंपैरिजन स्टैंडर्ड आते हैं एग्जाम्स में, आते ही है. ठीक है, तुम बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पूछा जाता है. ऑलराइट, अगेन क्वांटिटेटिव कंपैरिजन इजी है, इसमें तो भी रूट है, इसमें कुछ है नहीं. सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्ड पूछा जाता है. डेटा सफिशिएंसी बहुत पूछा जाता है, कभी कभी 3 भी स्टेटमेंट्स देते हैं. ठीक है, अगेन डेटा सफिशिएंसी. ऑलराइट, ऑप्शंस देखो ऊपर नीचे की है. ऑड मैन आउट. ऑलराइट, ऑड मैन आउट पूछा जाता है. पजल दिख रहा है अपना स्टैंडर्ड, बहुत बड़ा नहीं है तो सॉल्व होना चाहिए. ठीक है, मुश्किल नहीं लग रहा. इनपुट आउटपुट ठीक है. ऑलराइट, ये देखो. नाउ विल मूव ऑन टू द वर्बल क्वेश्चंस. ठीक है, वो एक बार देख लो. क्वेश्चन नंबर 21 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है. 21 to 30 सब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस है एंड बेस्ड ऑन अ सिंगल पैसेज. सो दिस इज द पैसेज. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23. पॉज करो, पैसेज देखो और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद में हम सॉल्यूशंस देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30. 160 लीटर्स मिक्सचर. अच्छा, अपना मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का दिख रहा है. मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3. स्ट्रेट फॉरवर्ड 5:3 दिखा है ना. मिल्क है, वाटर है, मतलब मेरा मिल्क 5x है, वाटर 3x है. ये मन में करना है. तो 8x टोटल है. 8x की वैल्यू 160 लीटर्स दी है. x की वैल्यू मतलब मेरी 20 हो गई. तो मेरा मिल्क कितना हो गया? 100 लीटर्स. वाटर हो गया 60 लीटर्स. when 12x, अभी ये x अलग है, मैंने अज्यूम किया ये वाला x. ठीक है, ये उन्होंने दिया है. ऑलराइट, तो यहाँ पे y ले लो. एनी बेसिकली रेशियो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, 160/80 का रेशियो कितना है? 2/1, विच इज सेम एज 4/2, विच इज सेम एज 8/4. ठीक है, तो बेसिकली कोई भी वेरिएबल अपन ले रहे तो ये 2y/y हो सकता है. y की वैल्यू अगर मैं इस केस में 4 डाली तो 8/4 हो जाएगा. ठीक है, वही अगर मैंने 80 डाली तो 160/80 हो जाएगा. दैट इज रेशियो. ठीक है, सबसे छोटा नंबर डिवाइड कर सकते हो, वहां तक जाना है. when 12x लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ 24 लीटर्स ऑफ वाटर. ऑलराइट, तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ? 12x लीटर ऑफ मिक्सचर हटा दे रहा हूँ. तो अपने को पता है कि वो 5:3 रेशियो में ही डिवाइड होने वाला है, जो ओरिजिनल रेशियो वही. तो 5:3 लेट से अगर 8y इज इक्वल टू 12x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 2y/3 इज इक्वल टू x. ठीक है, 2y/3 ये समझा. आई होप मैंने बस ये रेशियो में, मतलब 5:3 रेशियो में ये 12x जो है उसमें से हटने वाला है. ठीक है, 12x में लेट से कि 5:3, मतलब 5 पार्ट्स मिल्क रहेंगे, 3 पार्ट्स वाटर रहने वाले. दैट इज व्हाट दिस सी. ठीक है, 12x को अपन डिवाइड करने वाले 5:3 रेशियो में. ऑलराइट, तो बेसिकली 5y प्लस 3y इज इक्वल टू 12x कर दिया मैंने. ऑलराइट, x इज इक्वल टू 2y/3 या y इज इक्वल टू बेसिकली 3x/2 ऐसे भी.
ठीक है, दोनों ध्यान में रखो। तो इससे मुझे समझेगा, क्या समझेगा कि मेरा 5y मिल्क था, 3y वाटर था ना, तो मेरे को समझेगा कि कितना मिल्क बाहर जा रहा है, कितना वाटर बाहर जा रहा है। तो 5y मेरा मिल्क था, तो मतलब 15y/2, ठीक है, सॉरी 15x/2, y की जगह 3x/2 सब्सटीट्यूट करो, तो इतना मेरा मिल्क है और बचा हुआ 9x/2 मेरा वाटर है, इतना बाहर जा रहा है। एंड उसमें फिर मैं 24 लीटर्स ऑफ वाटर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पहले मिल्क था, वाटर था, ये 100 था, ये 60 था, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 15x/2, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बेसिक से ही सॉल्व करना है, 9x/2। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं कितना, 24 लीटर वाटर, यहाँ पे 24 लीटर ऐड हो रहा है। तो अभी वो क्या बोल रहे, न्यू रेशियो बिकम्स 33:35, इजी है। तो उन्होंने क्या दिया, 100 - 15x/2 अपॉन 84 - 9x/2 इज इक्वल टू 33/35। मतलब अभी वाटर का रेशियो, अच्छा वाटर एंड मिल्क, द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क दिया है, पहले देखो मिल्क एंड वाटर दिया है, तो कंफ्यूज करने के लिए, वाटर अभी भी कमी है, वाटर 33 है, ठीक है, वाटर 33 है, तो उल्टा हो जाएगा ये। तो वो ध्यान देते जाओ कि किसका रेशियो दिया है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आएगी। पूछा क्या उन्होंने, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर टेकन आउट फ्रॉम इनिशियल मिक्सचर, तो 9x/2 की वैल्यू निकालनी अपने को, ठीक है। 9x/2 की वैल्यू निकालनी, तो आई वुड सजेस्ट देखो, तो 9x/2 इज इक्वल टू 30 हो सकता है, लेट्स से। तो x की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी कि होल नंबर नहीं आएगा। तो आइडियली होना चाहिए कि तुम्हारा आंसर 36 या 18 आ जाए, तो तुम्हारा बराबर x की वैल्यू होल नंबर आ जाए, आइडियली। अभी ऐसे सही है कि नहीं पता नहीं, मैं बस छोटा छोटा तुमको बता रहा हूँ। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3300 - 15 इंटू 33x/2, वो वैसे ही रख रहा हूँ मैं, 35 इंटू 84, अभी 35 इंटू 84 करना है। तो पहले 30 इंटू 84 कर लो, 0 3 4 12, 2520 प्लस 5 इंटू 84, तो 5 इंटू 84 मतलब 840 का हाफ, तो 84 इंटू 5 अपन 84 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 करते, तो विच वुड बी 420, ऐड करो 2940, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2940 माइनस 35 इंटू 9x/2, ठीक है। तो 2940 उधर डाल देंगे अपन, तो हो जाएगा 60, 360 इज इक्वल टू 15 इंटू 33x माइनस 35 इंटू 9x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 भी उधर लेके जाते, ठीक है, तो हो जाएगा 720। कैलकुलेशंस ध्यान रखो, ठीक है। अभी कॉमन निकाल सकते हैं क्या, कुछ यहाँ से 3 निकाल सकते हैं, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो 9 निकाल सकते हैं डायरेक्टली कॉमन, तो 9 कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से ये 3 निकाला है, तो 5 इंटू 11x माइनस 35x, ठीक है। तो 9 बराबर देखो डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 80 इज इक्वल टू 55 20x, तो x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4, सब्सटीट्यूट करो 36 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 18। इसलिए मैंने बोला नंबर्स देख के कि होल नंबर आना चाहिए, तो ये आई होप ये समझा। 9x इज इक्वल बाई 2 इज इक्वल टू 30 डालता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी 60/9, 60/9 विच इज 20/3, ठीक है। तो होल नंबर नहीं आ रही, इसलिए मैंने बराबर ऐसे नंबर देखे। जब टाइम कम पड़ेगा तुम्हारे पास टाइम कम है, लास्ट के 5 मिनट्स बचे, 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटेड ये करना है, यहाँ तक सॉल्व किया मैंने, मार्क 18 या 36, ऑब्वियसली तुम बस मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो तुम्हारे सही करने की, एंड मूव ऑन, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल आस्क देम कमेंट सेक्शन में या डिस्कशन में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A person some amount, अच्छा, a person invested some amount of money in scheme P for 2 years which offers 10% compound interest per annum, ठीक है। P में इन्वेस्ट किया है कुछ तो अमाउंट, लेट्स से X अमाउंट, he further invested the amount which he received from scheme P in scheme Q for 3 years, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 2 years एंड 10% CI है। फिर वो यहाँ पे जो अमाउंट मिल रही वो इन्वेस्ट कर रहा है क्यू में, जो भी अमाउंट रहेगी यहाँ से, दैट इज फॉर 3 years विच ऑफर्स 20% SI इफ ही रिसीव्स 1936
if he receives इतना from scheme Q then find the amount of invested in scheme P. ठीक है x अमाउंट ले लो, ठीक है, 2 इयर्स के लिए डाला है तो उसने, आई होप कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला रहता है वो P1 + R/100 n, ठीक है। ये केस में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट मिल जाएगी अपने को जो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो P, लेट्स अज्यूम अपन ने P स्कीम लिया तो X अमाउंट, सॉरी X प्रिंसिपल अपन ने अज्यूम किया है, रेट उन्होंने 10% दिया है तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। 2 साल के लिए तो 1/10, 11/10, 121/100, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 121x/100। वो डाल रहा है 3 साल के लिए, ठीक है। तो PNR/100 121x/100 इंटू 20 इंटू 3/100 PNR/100, ठीक है। इफ ही रिसीव्स ₹1936 फ्रॉम स्कीम Q, 1936 टोटल उसको मिल रहा है, तो इसमें अगर मैं रिसीव्स, ठीक है, तो रिसीव्स उतना पैसा उसको मिल रहा है स्कीम Q से, उसको उतना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा टोटल पैसा, तो दिस इज इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। ये 1936 हो रहा है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, 121x/100 कॉमन अगर लेते हैं तो 5/5 8/5 आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज 1936। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1936 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 121 इंटू 8 इज इक्वल टू x। तो ये बराबर 8 से डिविजिबल भी होना चाहिए, नंबर्स देखो सारे होल नंबर्स है, ठीक है। तो 8 1 जा अगर करते 8 2 जा 16, यस हो रहा है, बराबर से देखो 2 जा, नंबर्स भी अच्छे दिए, x इज इक्वल टू 1000 आ गए। आई होप समझा है तुम्हें। अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व करना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखो, तुम्हें समझना चाहिए कि अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं होता है, वो अमाउंट का होता है, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का होता है, इसलिए मैंने इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट, और क्योंकि उन्होंने बोला है उतना पैसा उसको मिल रहा है, उन्होंने बोला रहता कि ही रिसीव्स दिस मच एज इंटरेस्ट, तो अपन ने ये फॉर्मूला इज इक्वल टू ये किया रहता, ठीक है। अंडरस्टैंड द बेसिक्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछना। We will look at the questions that are related to verbal. So ये क्वेश्चन है, ये एक पैसेज है, इस पे सब 21 to 30 जितने भी क्वेश्चंस बाकी है वर्बल के सब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले हैं और एक ही पैसेज पे बेस्ड है। नाउ ये पैसेज मैंने जानबूझकर डाला है, इसके पीछे मेरा रीजनिंग क्या था कि काफी स्टूडेंट्स को लगता है अरे जरा पढ़ने में पैसेज डिफिकल्ट है। नाउ लॉजिकली मैं बात करूं, अगर आपको कॉम्प्रिहेंड करना है तो पैसेज इजी है, बस यहाँ पे डिफिकल्ट वोकेबलरी यूज की है। और ये जो वोकेबलरी है, एक समझो कि ये जो वोकेबलरी है इट इज नॉट दैट क्रिटिकल टू कॉम्प्रिहेंड दिस पैसेज, ठीक है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट वोकेबलरी नहीं है कि जिससे आपको पैसेज समझ में ही ना आए, पैसेज आपको समझ में आ जाता है, आपको वर्ड्स भी जो है वोकेबलरी भी है वो एक बार थोड़ा बहुत अंदाजा आ सकता है कि वो वर्ड का थोड़ा बहुत मीनिंग क्या है, ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज किया है उससे समझ में आ सकता है। पर तभी भी ध्यान में रखो क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस बहुत ही सुपरफिशियल है, एक ही कंसेप्ट पे मतलब एक दो मेजर कंसेप्ट से उसके अराउंड ही घूम रहा है। आपको समझ गया एक बार पैसेज तो इट बिकम्स वेरी इजी, और पैसेज भी समझने में इजी है। सो देखो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजिकल लैंडस्केप है जो आपको समझ में नहीं आने वाला है, पर थोड़ा बहुत अंदाजा आ सकता है, या वो कुछ कंसेप्ट है समझ के चले और बाकी का पैसेज हम पढ़े तभी भी हमें समझ में आ जाएगा पैसेज। सो एग्जाम में आपको ऐसा पैसेज आया तो उससे नॉट नेसेसरीली आपको स्किप करना है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू स्किप दैट पैसेज। आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस कैसे लेवल पे है, कितने डेप्थ पे है, ठीक है। आपको 2-3 क्वेश्चंस देख लिए आपने, उसके ऑप्शंस भी देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा अरे ये तो क्रैक कर सकते हैं। सो वैसा ही पैसेज ये है। विल गो थ्रू द पैसेज। द डिजिटल रेवोल्यूशन, a paradigm shift propelled by the inexorable expansion of computing power. Paradigm shift मतलब क्या? एक fundamental change, a fundamental change that is propelled by the inexorable expansion of computing power.
इनएक्सोरेबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टॉप, समथिंग दैट इज अनस्टॉपेबल, समथिंग दैट इज इनएविटेबल, जो होने ही वाला है, ठीक है। अ पैराडाइम शिफ्ट प्रोपेल्ड बाय द unstoppable या inevitable expansion of computing power has fundamentally reshaped the epistemological landscape. Now epistemological कहां से लिया है? जैसे बायोलॉजिकल है वैसे ही, मतलब बायोलॉजिकल कहाँ से आया? बायोलॉजी से आया। लॉजी क्या होता है? लॉजी जब आपको रूट वर्ड आएगा या सफिक्स की तरह आएगा तो स्टडी या साइंस। नाउ दिस इज बायोलॉजी मतलब क्या? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। जियोलॉजी स्टडी और साइंस ऑफ रॉक्स। मीटियोरोलॉजी स्टडी और साइंस ऑफ वेदर। वैसे आर्कियोलॉजी है, देन जीनियोलॉजी है। सो काफी सारे लॉजी है। लॉजी क्या होता है? स्टडी और साइंस। और वैसे ही एक हमारा है एपिस्टेमोलॉजी। लॉजी है वैसे ही एपिस्टेमोलॉजी है। सो ये स्टडी ऑफ किसका? स्टडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, कहां से आता है, कैसे गेन करते हैं, कैसे अक्वायर करते हैं। सो दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज या साइंस ऑफ नॉलेज। सो हैज रीशेप्ड द एपिस्टेमोलॉजिकल लैंडस्केप, मतलब उसको बेसिकली बताना है कि जैसे हम नॉलेज गेन करते हैं वो चेंज हो गया है। हैज रीशेप्ड द एपिस्टेमोलॉजिकल लैंडस्केप। On the one hand, this era of unparalleled access to information fosters an environment of boundless intellectual exploration. Vastly interconnected networks offer a panoply of data. Panoply मतलब variety, a wide variety. A wide variety of data, while sophisticated algorithms curate and synthesize knowledge with unprecedented granularity. Unprecedented मतलब something that has never been seen before or something that has never happened before, ठीक है। और granularity मतलब बहुत ही detailed knowledge मिलता है। This ostensibly democratizes access to previous elitist realms of expertise. Ostensibly, this apparently democratizes access to previously elitist realms of expertise. So जो previously कुछ specific classes के लिए knowledge था वो अभी सबको मिल रहा है, ठीक है। Potentially leveling the playing field of intellectual engagement. However, now this was positive towards digital revolution. However आया मतलब कुछ अलग आइडिया आने वाली है। However, amidst the cornucopia of digital information, cornucopia मतलब abundance, over abundance of something, ठीक है। cornucopia मतलब over abundance of digital information, lurking anxieties threaten to determine the pursuit of truth. So lurking anxieties threaten to undermine the pursuit of truth. The echo chambers of social media amplify confirmation bias, fostering ideological silos within which epistemological rigor gives way to emotional validation. So confirmation bias क्या होता है? तो आपका कुछ थिंकिंग है, आपका कुछ व्यू पॉइंट है, ठीक है। सबका सपोज आपका कुछ व्यू पॉइंट है, ठीक है। तो आपके व्यू पॉइंट से कुछ अलाइंड आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अलाइंड इंफो मिल रही है या कुछ अलाइंड नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो आप उसको फेवर करते हो, ठीक है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कंफर्मेशन बायस, कि आपके अलाइंड कुछ इंफो मिल रही है या नॉलेज मिल रही है, आपकी थिंकिंग से कनेक्टेड कुछ इंफो है, ठीक है, विच शोज योर थिंकिंग इन पॉजिटिव लाइट, या जो आपका व्यू पॉइंट है उसे कुछ बोल्स्टर कर रहा है, सपोर्ट कर रही है कुछ इंफॉर्मेशन, यू टेंड टू फेवर इट, ठीक है। और उसके अपोज में कुछ रहा, आपके थिंकिंग से कुछ अपोज में रहा, तो आप उसको तुरंत रिजेक्ट कर देते हो या बहुत दिक्कत होती है वैसे कुछ चीज एक्सेप्ट करने में। उससे हम कंफर्मेशन बायस कहते हैं। सो बेसिकली ये कुछ ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपके जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स होते हैं
उसे कोई चीज सपोर्ट कर रही है, तो आप वो इंफॉर्मेशन को फेवर करते हो, ठीक है। पर अगर आपके एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कुछ इन्फो अपोज कर रही है, तो यू टेंड टू रिजेक्ट दैट व्यू पॉइंट और द दैट इंफॉर्मेशन, रिजेक्ट करते हो, कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, या डिस्क्रेडिट कर देते हो, अरे या अनदेखा भी कर देते हो। सो दैट इज व्हाट कंफर्मेशन बायस, और वो एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी ही है, ठीक है। तो क्या होता है, द इको चेंबर्स ऑफ सोशल मीडिया एम्पलीफाई कंफर्मेशन बायस। सो हम क्या करते हैं, जब भी सोशल मीडिया पे जाते हैं, सो अपने अगेंस्ट जो व्यू पॉइंट होता है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, वो देखते नहीं है। और अपने जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स है उसको कुछ सपोर्ट कर रहा है, तो वो वीडियो हम पूरा देखेंगे। सो दैट इज हाउ कंफर्मेशन बायस आपके सिस्टम में सोशल मीडिया थ्रू आता है। सो उससे क्या होता है, इट फॉस्टर्स आइडियोलॉजिकल साइलोज विद इन विच एपिस्टेमोलॉजिकल रिगर गिव्स वे टू इमोशनल वैलिडेशन। सो उससे क्या होता है, आप बेसिकली इमोशनली वैलिडेट कर रहे हो आपका ही खुद का एग्जिस्टिंग बिलीफ। algorithmic curation algorithmic curation with its inherent biases and opaque processes can inadvertently distort narratives and limit exposure to divergent viewpoints. तो यही कह रहा था कि डाइवर्जेंट व्यू पॉइंट फिर आप देखते नहीं हो। फर्दर मोर द वेरी अबेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन एंजेंडर इंटेलेक्चुअल इंडोलेंस। एंजेंडर मतलब कैन कॉज इंटेलेक्चुअल इंडोलेंस। इंडोलेंस मतलब क्या, लेजीनेस, ठीक है। आप इंटेलेक्चुअली लेजी हो जाते हो, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द अबेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों होता है, क्यों आप इंटेलेक्चुअली लेजी हो जाते हो, क्योंकि द ईज ऑफ एक्सेस रिप्लेसेस द रिगर ऑफ क्रिटिकल इंक्वायरी। क्योंकि आपको इतने इजीली नॉलेज मिल जाता है कि आप उस पे, वो नॉलेज पे आप क्रिटिकली थिंक नहीं कर पाते हो, तो वो क्रिटिकली थिंक करना आप छोड़ देते हो, इसीलिए आप इंटेलेक्चुअली इंडोलेंट हो जाते हो, ठीक है। द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, once a demanding pilgrimage, now risks becoming a leisurely stroll through pre-digested data landscapes. पहले क्या होता था, इट वॉज अ डिमांडिंग पिलग्रिमेज, क्वेस्ट फॉर नॉलेज। पहले आपको बहुत ढूंढना पड़ता था नॉलेज, पर अभी क्या है, इट इज लाइक लेजरली स्ट्रोल, तुरंत टाइप किया मिल गया आपको नॉलेज। सो इट हैज बिकम अ लेजरली स्ट्रोल थ्रू प्री डाइजेस्टेड डेटा लैंडस्केप्स। नेविगेटिंग दिस एपिस्टेमोलॉजिकल कॉनंड्रम मतलब पजल या कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, नेसेसिटेट्स अ कॉन्शियस रीअसर्शन ऑफ ह्यूमन एजेंसी। नाउ ह्यूमन एजेंसी मतलब जो आपका बेसिक थिंकिंग करने की एबिलिटी है, वो हमें चाहिए टू नेविगेट दिस एपिस्टेमोलॉजिकल कॉनंड्रम। सो आई गेस यहाँ पे फर्स्ट पैसेज था, पॉजिटिव बता रहा था, पॉजिटिव्स, ये नेगेटिव्स बता रहा है किसके, डिजिटल रेवोल्यूशन के, और ये सॉल्यूशन दे रहा है कि ये नेगेटिव्स जो आते हैं उसे हम कैसे नेविगेट करें। सो कल्टिवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बिकम्स पैरामाउंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, allowing us to interrogate the provenance and veracity of information encountered in the digital sphere. Provenance मतलब origin, ठीक है, allowing us to interrogate the origin या source, और वेरासिटी मतलब ट्रुथफुलनेस, ठीक है, ट्रुथफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें देखना चाहिए, ठीक है। बेसिकली क्या है, कल्टिवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बिकम्स इंपॉर्टेंट एज इट अलाउज अस टू इंटरोगेट, as it allows us to find out the source and truthfulness of information encountered in the digital sphere. We must become adept मतलब expert at deconstructing algorithmic narratives. Deconstructing मतलब analyze करने में, you should become expert. Recognizing the implicit biases and agendas shaping seemingly objective presentations of knowledge. Moreover, fostering intellectual humility and a genuine openness to diverse perspectives become crucial antidotes to the echo chamber effect. Recognizing the limitations of our knowledge frameworks and actively seeking out challenging viewpoints are essential prerequisites for meaningful intellectual engagement in the digital age. क्या चाहिए? Recognizing the limitations of our knowledge frameworks and actively seeking out challenging viewpoints are essential prerequisites. ठीक है, जो opposing viewpoint है, we should actively seek it out. Ultimately,
नाउ कंक्लूजन पे आ गए हैं. द डिजिटल रिवोल्यूशन presents us with both an unprecedented opportunity and a profound challenge. अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी है कि आपके फिंगर टिप्स पे आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस हो जाती है, पर आपको देखना भी पड़ेगा. प्रोफाउंड चैलेंज क्या है? जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो गलत भी हो सकती है. ठीक है, किसी ने कुछ गलत चीजें भी डाल दी हो, सो वैसे भी हो सकता है. सो आपको क्या करना चाहिए? You should actively seek out challenging viewpoints. You should be adept at deconstructing algorithmic narratives. Then you should interrogate the source and truthfulness of the information encountered. ठीक है, ये सब चीजें करनी चाहिए to overcome this challenge. It offers to democratize access to knowledge and revolutionize the way we learn and understand the world. However, this potential can only be realized if we actively engage with the technology, wielding it as a tool for critical inquiry rather than succumbing to its siren song of convenience. ठीक है, you should use it as a tool for critical inquiry rather than succumbing to its siren song. Siren song क्या होता है? अगर आपने गेम ऑफ नहीं सॉरी गॉड ऑफ वॉर खेला होगा, सो उसमें ना साइरन्स करके कुछ क्रिएचर्स होते थे, विलन्स होते थे. ठीक है, सो बेसिकली साइरन सॉन्ग क्या है? ग्रीक माइथोलॉजी में साइरन्स क्या करते थे? वो गाना जब गाते थे तो उनका गाना जो था वो बहुत इरेजिस्टिबल था, बहुत अल्यूरिंग था, उसे हम रेजिस्ट नहीं कर पाते थे. तो जनरली सेलर्स क्या होते थे, वो गाने के पास पास में चले जाते थे गाने के सोर्स के बाद, और देन साइरन्स यूज्ड टू खत्म कर देते वो सेलर्स को. सो दैट इज व्हाट साइरन सॉन्ग इज, कि इट इज लाइक अ साइरन सॉन्ग, कि आपको लगेगा बहुत कन्वीनियंट है, बहुत अल्यूरिंग है, बहुत एंटाइसिंग है. ठीक है, आपको कन्वीनियंस दे रहा है, बट बेसिकली अल्यूरिंग बट डिसेप्टिव. अल्यूरिंग, एंटाइसिंग बट डिसेप्टिव. ठीक है, उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा. सो उनका सॉन्ग जो है साइरन, इट इज लाइक अ साइरन सॉन्ग, कि आप मोहित होते जाते हो, आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो. ठीक है, एंड में आपको ही डैमेज हो जाता है उससे. ठीक है, सो देन सकमिंग टू इट्स साइरन सॉन्ग ऑफ कन्वीनियंस. द फ्यूचर ऑफ नॉलेज मेकिंग रिमेन्स in our hands, and it is through a judicious blend of intellectual ambition and digital literacy that we can chart a course towards an enlightened digital age. Judicious मतलब ये judicious जो वर्ड है वो जजमेंट से आया है. ठीक है, बेसिकली जिसका अच्छा जजमेंट है, समवन हु हैज गुड जजमेंट, उसे हम जुडिशियस कह सकते हैं. सो वाइज, वाइज भी उसके लिए सिनोनिम है. ठीक है, सो वाइज आप यूज कर सकते हो एज अ सिनोनिम ऑफ जुडिशियस, हैविंग गुड जजमेंट. सो अ जुडिशियस ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड डिजिटल लिटरेसी. सो अ वाइज ब्लेंड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट पैसेज इज अबाउट. बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ पॉजिटिव्स बता रहा है, नेगेटिव्स बता रहा है, देन ये बता रहा है हाउ टू ओवरकम, थिंग्स यू शुड डू, क्या क्या हमने स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ये नेगेटिव ज्यादा अफेक्ट ना करें, एंड बेसिकली ये फिर कंक्लूड कर रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. व्हाट डज इंडोलेंस मीन? इंडोलेंस मतलब लेजीनेस. सो ई इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. अगर आपको बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको अग्नि परीक्षा के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. That's it for this video, guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. टेलीग्राम ग्रुप पे डेली बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं हम लोग, कॉन्ट्स के, एलआर के, वर्बल के वोकैब शीट्स. इंस्टाग्राम पे डेली न्यूज एनालिसिस आता है. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर सीयूईटी, सी मैट, जो भी अभी ऐसे एग्जाम्स आएंगे जिसमें तुम्हारा जीके पूछा जाता है. यूट्यूब पे तो आते ही है. ठीक है, यूट्यूब पे आती है, इसलिए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो. ठीक है, एंड नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पे भी क्लिक करो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.